दोस्तों आज की हमारी कहानी साउथ कोरिया के इतिहास की सच्ची घटना पर आधारित है। जब 2005 में लोगों को एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिससे उनकी रूह तक कांप गई। कहानी की शुरुआत में हम मूजिन शहर को देखते हैं जो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। वहीं हम कांग इन्हो नाम के एक आर्ट टीचर को देखते हैं जो सियोल से यहाँ पर अपनी एक नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए आया था। उसकी वाइफ की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और अब वो अपनी एक छोटी बीमार बेटी को उसकी दादी के पास सियोल में ही छोड़कर आया है। तभी उसकी माँ उसे फोन करके कहती है, बेटा तुम हमारी चिंता मत करना, बस मन लगाकर काम करना। उसी कोहरे में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो ट्रेन की पटरियों पर चल रहा था। यहाँ वो बच्चा कोई मॉर्निंग वॉक करने नहीं आया था, बल्कि वो ट्रेन से कटकर अपनी जान देने आया था। वो बच्चा तकरीबन 7 या 8 साल का होगा। इतने छोटे बच्चे ने इतना भयानक फैसला आखिर क्यों लिया, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर इन्हो की कार के सामने एक जानवर आ जाता है जिससे उस जानवर की तो मौत हो जाती है, लेकिन इन्हो की कार का अगला हिस्सा टूट जाता है। इन्हो अपनी कार सही करवाने के लिए पास के मैकेनिक के पास लेकर गया, लेकिन मैकेनिक ने उसे बताया कि कार ठीक होने में कम से कम 1 दिन लगेगा। इन्हो के पास टाइम ही तो नहीं था, इसीलिए वो अपनी टूटी कार को लेकर जाने लगा। तभी पीछे से एक यूजिन नाम की लड़की ने उसकी कार में आकर टक्कर मार दी। वो लड़की अपनी गलती मानने की बजाय वो तो उल्टा इन्हो पर ही चिल्लाने लगी। कहती है कि तुम जैसे लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हो और इसी से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो इन्हो से तुरंत ही माफ़ी मांगने लगी और उसकी मदद करने के लिए उसने इन्हो को अपनी कार से लिफ्ट दे दी। इन्हो उसे बताता है कि वो जाजे एकेडमी जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है, जिस पर यूजिन कहती है कि वो उन बच्चों का स्कूल है ना जो बोल और सुन नहीं सकते। इसके बाद यूजिन उसे बताती है कि वो एक ह्यूमन राइट सेंटर में काम करती है, उसे कभी भी उसकी ज़रूरत महसूस हो तो वो उसे फ़ोन कर सकता है। इसके बाद इन्हो स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा दिखता है जिससे इन्हो को पता चलता है कि इस स्कूल को बेस्ट स्कूल होने का अवार्ड मिला है। इन्हो अंदर जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उसे देखते ही डर कर भाग गए। इन्हो को लगता है कि शायद बच्चे नए टीचर को देखकर डर गए होंगे। इसके बाद इन्हो प्रिंसिपल ली से मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इन्हो को ये नौकरी उसके कॉलेज प्रोफेसर किम की सिफारिश करने से मिली है। प्रिंसिपल कहता है कि किम मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, अगर उसने तुम्हें भेजा है तो मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। इसी बीच उस स्कूल का चीफ वहाँ आ जाता है जो कि प्रिंसिपल का जुड़वा भाई था। इन्हो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि कोई इतना एक जैसा कैसे दिख सकता है। इसके बाद चीफ इन्हो को साइड में ले जाकर 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। इन्हो बहुत हैरान हो जाता है कि उसे पहले इस चीज के बारे में नहीं बताया गया, जिस पर चीफ कहता है कि ये पैसे स्कूल डेवलपमेंट फंड के लिए जाते हैं और हर टीचर को ये देना ही पड़ता है। इन्हो को इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे चीफ की बात मान ली। वो अपनी माँ को फ़ोन करके इसके बारे में बताने लगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो कहती हैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके तुझे भेज दूंगी। अगले दिन स्कूल में बच्चों के सामने इन्होंने कुछ सेव रखे और कहा कि जो भी इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे प्राइज मिलेगा। इन्हो वहाँ पर देखता है कि एक युंदू नाम की लड़की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना रही थी। वो युंदू की साइन लैंग्वेज में तारीफ करता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन युंदू उसे इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान दे रही थी। उसके बगल में बैठी यूरी नाम की लड़की ड्राइंग बनाने की बजाय उस सेव को उठाकर खाने लगी। इसी बीच मिंसू नाम का लड़का क्लास में बहुत लेट आया। इन्हो उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो देखता है कि मिंसू का चेहरा चोटों से भरा हुआ था। जिसके बाद वो एक दूसरे टीचर मिस्टर पार्क से इसके बारे में पूछने गया। पार्क ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके छोटे भाई की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है, शायद इसीलिए उसने कुछ उल्टा सीधा करा होगा और उसे चोट लग गई। लेकिन इन्हो पूछता है कि ये बात सिर्फ मिंसू के बारे में नहीं है, बल्कि क्लास का हर बच्चा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जिस पर पार्क ने कहा कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि यहाँ के कुछ बच्चे तो दिमागी रूप से भी बीमार हैं, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, बस उन्हें पढ़ाने पर ध्यान दो। इन्हों को पार्क की बात कुछ हजम नहीं होती, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो खुद ही बच्चों के बारे में सर्च करने लगा। लेकिन जब उसे कुछ पता नहीं चला तो वो अपने घर के लिए जाने लगा। तभी इसी बीच उसे किसी बच्चे की बुरी तरह चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इन्हों को पता चला कि वो आवाज़ एक बाथरूम से आ रही थी। वो बाथरूम का गेट खोलकर चेक कर पाता, इससे पहले ही वहाँ के गार्ड ने आकर उसे रोक लिया। इन्हों उस आवाज़ के बारे में उसे बताता है, जिस पर गार्ड कहता है कि स्कूल के बाद बच्चे अक्सर खेलते वक्त ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, इसीलिए मास्टर तुम ज़्यादा चिंता मत करो और अपने घर जाओ। फिर अगले दिन इन्हों वो 5 लाख जमा करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में गया। वहीं पर एक वॉन नाम का पुलिस वाला अपने हाथों में नोटों की गड्डी लेकर बैठा हुआ था। असल में प्रिंसिपल पुलिस वालों को हर महीने पैसे देता है ताकि वहाँ के सारे काम ठीक तरह से चलते रहें, और आज वो मिंसू को पकड़कर स्कूल में वापस लाया है।
क्योंकि रात में मिंसू बिना बताए हॉस्टल से बाहर चला गया था। लेकिन मिंसू की इतनी छोटी सी गलती के लिए पार्क ने उसे बहुत ही भयानक सजा दी। उसने मिंसू को स्टाफ रूम में बुलाकर बहुत बुरी तरह पीटा, जैसे कि मिंसू ने कोई क्राइम कर दिया हो। इसी बीच इन्हो भी वहां आ जाता है, जो ये सब देख लेता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि कोई टीचर एक बच्चे को इतना बुरी तरह कैसे पीट सकता है। लेकिन इन्हो इस स्कूल में नया था, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलता। फिर शाम को घर जाते वक्त इन्होंने देखा कि यूरी अपने कमरे की खिड़की खोलकर ऐसे बैठी थी जैसे कि मानो वो नीचे कूदने वाली है। इन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत भागते हुए उसके कमरे में गया और उसे पीछे खींच लिया। यूरी इन्हो को देखते ही बहुत ज्यादा डर गई और सिमट कर एक कोने में बैठ गई। इन्हो कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये सुनते ही यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए एक कमरे के पास ले जाती है। वो कमरे की ओर इशारा करके वहां से चली गई। इन्हो जब उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि युन नाम की एक औरत युंदू का सर वॉशिंग मशीन में डालकर उसे टॉर्चर कर रही थी। इन्हो तुरंत युंदू को उस जालिम औरत से छुड़वाता है और उसे धमकाता है कि इस चीज के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। लेकिन इस औरत के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखता। ये औरत असल में इस हॉस्टल की इंचार्ज है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो रोज ऐसे काम करती है। इन सब के बाद युंदू की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसीलिए इन्हो उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। उसने अपनी जिंदगी में ये सब पहली बार देखा था। तब उसे यूजिन की याद आई और उसने उसे फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। यूजिन कहती है कि हमें इसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। तब इन्हो बताता है कि युंदू एक अनाथ है, लेकिन इन्हो चुप नहीं बैठता और उसकी शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि युन को अपनी गलती का एहसास है, वो युंदू से माफी मांगना चाहती है। प्रिंसिपल उसे भरोसा दिलाता है कि युन आगे से ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद इन्हो को यूजिन का फोन आता है। वो कहती है कि उसे युंदू के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यूजिन उसे बताती है कि युंदू को स्कूल में सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता है, वो भी उसके प्रिंसिपल के द्वारा। इन्हो ये सुनते ही उससे कहता है कि क्या आज तुमने फिर से नशा कर लिया है। लेकिन यूजिन उसे एक पेपर दिखाती है जिस पर युंदू ने खुद अपने हाथों से लिखा था कि स्कूल का प्रिंसिपल उसे मारता था जब वो उसे गंदा काम करने से रोकती थी। यूजिन बताती है कि युंदू ही नहीं बल्कि वहाँ का हर बच्चा रोज इसी हैवानियत से गुजरता है, यहाँ तक कि मिस्टर पार्क वहाँ के लड़कों को भी नहीं छोड़ता। और अगर बच्चे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए वहाँ से भाग जाएं, तो वो पुलिस वाले वापस उन्हें पकड़कर स्कूल में ले आते हैं। और वो औरत युन प्रिंसिपल की बहन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो दोनों लवर भी हैं। ये सब सुनते ही इन्हो को अंदाजा हो जाता है कि युंदू की जान खतरे में है। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागता है, लेकिन युंदू ने अपने आप को बचाने के लिए एक अलमारी में बंद कर लिया था। बच्चों की सच्चाई जानने के बाद उस स्कूल की हैवानियत दुनिया को बताने के लिए वो युंदू और यूरी को ह्यूमन राइट सेंटर में ले आया, जहां वो युंदू का बयान रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर युंदू उस रात की सच्चाई बताती है जब इन्हो को बाथरूम से आवाजें सुनाई दी थी। उस रात प्रिंसिपल ने युंदू को अपने कमरे में बुलाया। उस कमरे के टीवी पर गंदी फिल्म चल रही थी। प्रिंसिपल जबरदस्ती युंदू को फिल्म दिखाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। युंदू तुरंत वहां से भागकर बाथरूम में जाकर छिप गई, लेकिन वो प्रिंसिपल वहां भी आ गया। बेचारी युंदू अपने आप को नहीं बचा पाई, जिसके बाद वो प्रिंसिपल ऐसी हैवानियत करने लगा कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। इसी बीच इन्हो गेट पर आ गया था। तब प्रिंसिपल ने युंदू का मुंह दबाकर उसे चुप करा दिया। लेकिन युंदू एक बहुत ही बहादुर लड़की है और वो उन हैवानों से आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत रखती है। लेकिन यूरी बेचारी दिमाग से थोड़ा कमजोर थी, इसीलिए वो प्रिंसिपल यूरी को बड़े आराम से अपने झांसे में ले लेता था। युंदू बताती है कि यूरी के साथ वो सब होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे देख लिया और उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। इन्हो इन बच्चों का दर्द सुनने के बाद पूरी तरह टूट गया। उसी दिन इन्हो की माँ उसके घर आ जाती है। वो अपने साथ प्रिंसिपल के लिए गुलदस्ता लेकर आई थी ताकि वो इन्हो का ट्रांसफर सेउल के किसी स्कूल में ही करवा दे, जिससे वो अपनी बेटी के साथ रह पाएगा। असल में उसकी बेटी को अस्थमा है, इसीलिए इन्हो का उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उसकी दादी भी काफी बूढ़ी हो चुकी है। अपनी बेटी की जिम्मेदारी को देखकर इन्हो फैसला करता है कि वो अब इस मामले से दूर रहेगा। इसीलिए अगले दिन वो गुलदस्ते को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस गया। वहाँ इन्होंने देखा कि मिस्टर पार्क एक बार फिर मिंसू को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए इन्हो से नहीं देखा गया। उसने वो गुलदस्ता ले जाकर सीधा पार्क के सर में मार दिया। इन्हो जानता था कि इसके बाद उसकी नौकरी चली जाएगी। इधर यूजिन युंदू के रिकॉर्ड किए गए बयान को लेकर पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन वहाँ का पुलिस वाला वॉन बातों को गोल गोल घुमाने लगा।
वो कहता है कि प्रिंसिपल तो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने म्यूजिन शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो हो सकता है लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिन समझ जाती है कि ये पुलिस वाला भी प्रिंसिपल का ही पालतू कुत्ता है। तभी उसे अपने एक साथी का फोन आता है। वो बताता है कि नेशनल मीडिया का एक चैनल इस सच को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ। मीडिया वाले सबसे पहले मिंसू से सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा छोटा भाई कैसे मरा। तब मिंसू बताता है कि स्कूल के बाद वो टीचर पार्क हमें अपने घर ले जाता था और अपने साथ हमें नहाने के लिए मजबूर करता था, लेकिन जब मैं मना करता तो वो मुझे बहुत मारता। वो दर्द मैं तो सह लेता था, लेकिन मेरा छोटा भाई नहीं सह पाया और ऐसी ही एक रात वो घर से निकलकर पटरियों पर चला गया। उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मेरे भाई के जाने के बाद भी उसने मेरे साथ गलत करना बंद नहीं किया। मिंसू का ये बयान सभी जगह लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, इसीलिए मजबूरन इंस्पेक्टर वॉन को प्रिंसिपल, चीफ और पार्क को गिरफ्तार करना पड़ा। रास्ते में वो इन दोनों को बताता है कि अब ये बात उसके हाथ से बाहर निकल चुकी है। हो सके तो तुम लोग अपने सारे कनेक्शन का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े प्रोसिक्यूटर का इंतजाम करो। लेकिन प्रिंसिपल ने म्यूजिन शहर में अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी थी, इसीलिए उसके सपोर्ट में काफ़ी लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है। वहाँ इन्हों को पता चलता है कि प्रिंसिपल ने एक हुआंग नाम के बहुत बड़े वकील को अपना केस दिया है, जो कि पहले खुद भी एक जज रह चुका है। कोर्ट में बच्चों के सपोर्ट में भी काफ़ी लोग आए हुए थे, जो खुद भी बोल और सुन नहीं सकते थे। इसके बाद वहाँ प्रिंसिपल ने अपना भिंडी रोना चालू कर दिया कि कुछ लोग उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी ये बातें लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में आवाज़ उठाई कि उनके लिए एक ट्रांसलेटर भी होना चाहिए। इसी शोर शराबे की वजह से कोर्ट की हियरिंग को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया। इन्हों को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसीलिए उसके पास पैसों की कमी होने लगी। महीने के आखिर में माँ उसे फ़ोन करके पैसे मांगती। माँ को शक ना हो इसीलिए वो जैसे तैसे करके पैसे भेज देता था। फिर अगले ट्रायल में प्रिंसिपल के वकील ने झूठे सबूतों और गवाहों का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वहाँ के गार्ड को बुलाया। गार्ड ने बताया कि उस रात उसने इन्हों को लड़कियों के बाथरूम के बाहर देखा था। उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया गया जिसने ये कंफर्म किया था कि यूरी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने कोर्ट में आते ही अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि यूरी के शरीर पर लगी चोट जरूरी नहीं है कि किसी जबरदस्ती की वजह से लगी हो। लेकिन उसकी बात को काउंटर करते हुए इन्हों के वकील ने कहा कि डॉक्टर ने अपनी पहली रिपोर्ट में यही लिखा था कि यूरी के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार जबरदस्ती की गई थी। अब यहाँ पर डॉक्टर ने जैसे तैसे बातें बनाकर कोर्ट को गुमराह कर दिया। इसके बाद वहाँ यूरी को बुलाया जाता है, जो काफ़ी डरी हुई थी। यूरी से पूछा जाता है कि इनमें से किसने तुम्हारे साथ गंदा काम किया। तब यूरी उन तीनों की तरफ इशारा कर देती है और कहती है कि वो लोग उसे तब से परेशान कर रहे हैं जब वो तीसरी क्लास में थी। फिर धीरे धीरे यूरी की हिम्मत बढ़ जाती है और वो बताती है कि कैसे प्रिंसिपल उसे खाने का लालच देकर अपने कमरे में बुलाता था और टेबल से उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ गंदा काम करता था। यूरी चिल्लाती रहती थी, लेकिन उस हैवान को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। वहाँ पर यूरी उस पल को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डर रही थी। खैर, इसके बाद इन्हों को प्रोफेसर किम ने फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया, जिनकी सिफारिश से इन्हों को वो नौकरी मिली थी। लेकिन उसी के साथ प्रिंसिपल का वकील भी बैठा हुआ था। इन्होंने जो स्कूल डेवलपमेंट फंड के लिए पैसे दिए थे, वांग उन पैसों को लौटा देता है और कहता है कि मैंने अपनी तरफ से भी इसमें कुछ पैसे दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम युंदू के केस को खत्म करने में मेरी मदद करोगे। तब प्रोफेसर भी कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी सियोल के किसी स्कूल में लगवा दूंगा, जिससे तुम अपनी बीमार बेटी के साथ आराम से रह पाओगे। वहाँ से लौटते वक्त इन्हों काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने उसके परिवार को भी इसमें घसीट लिया था। अगले दिन यूजिन को पता चलता है कि यूरी के पेरेंट्स ने, जो कि दिमाग से थोड़े बीमार थे, उन्होंने प्रिंसिपल से पैसे लेकर इस मामले को सेटल कर लिया था। लेकिन युंदू अनाथ थी, इसीलिए इन्हों उसे कोर्ट में बयान देने के लिए लेकर गया। वहीं पर इन्हों की माँ आ जाती है, जिन्हें पता चल चुका था कि इन्हों बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तुम्हारी एक बीमार बेटी है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। लेकिन इन्हों के लिए सभी बच्चे एक बराबर थे, चाहे वो उसकी बेटी हो या किसी और की। इसके बाद कोर्ट में युंदू का बयान लिया जाता है, जहां उसे भी बताना था कि उन दोनों में से किसने उसके साथ गंदा काम किया। लेकिन वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, इसीलिए युंदू प्रिंसिपल को नहीं पहचान पा रही थी। तब युंदू उन दोनों को करीब से देखती है और वैसा ही इशारा करती है जैसा प्रिंसिपल ने उसे किया था, जिससे प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया और युंदू ने उसे आसानी से पहचान लिया। लेकिन उसके वकील ने
युंदू को सवालों में उलझा लिया। वो पूछता है कि यूरी के साथ प्रिंसिपल रूम में गलत काम हो रहा था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि यूरी वहाँ पर है? युंदू बताती है कि मुझे कमरे से एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा था और जब मैंने अंदर झांका तो मुझे सब पता चल गया। वांग सबको बताता है कि युंदू सुन नहीं सकती, तो उसने म्यूजिक कैसे सुना? तब वो बताती है कि अगर वो ध्यान से सुने तो उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। इसीलिए युंदू की हियरिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए कोर्ट में एक म्यूजिक बजाया जाता है और उसे कहा जाता है कि जब उसे म्यूजिक सुनाई दे तो वो अपना हाथ ऊपर करे। युंदू झूठ नहीं बोल रही थी, इसीलिए जब जब उसे म्यूजिक सुनाई दिया उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया। ये देखकर जज को भी यकीन हो गया और युंदू का बयान कोर्ट में रिकॉर्ड कर लिया गया। कोर्ट में बयान देने की बारी अब मिंसू की थी, लेकिन यून उसके घर जाकर उसकी बूढ़ी दादी को पैसों का लालच देकर उनसे समझौते के पेपर पर साइन करवा लेती है। बेचारा मिंसू कोर्ट में बयान देने के लिए तैयारी कर रहा था। उसने हर एक पॉइंट को एक पेपर पर लिखा था ताकि वो भी युंदू की तरह कोर्ट में अपने आप को अच्छे से समझा पाए। लेकिन इन्हों उसे बताता है कि उसका कोर्ट जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि उसकी दादी ने प्रिंसिपल को माफ कर दिया और सेटलमेंट पेपर पर साइन कर दिए, जिस पर मिंसू जोर जोर से रोने लगा। वो कहता है कि उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी, तो वो कौन होती हैं उन लोगों को माफ करने वाली। फिर उसी रात युंदू इन्हों को बताती है कि मैं कोर्ट में एक बात बताना भूल गई कि प्रिंसिपल मुझे अपने कमरे में ले जाकर गंदी वीडियोस दिखाता था और मुझे लगता है कि वो वीडियोस वहीं पर होंगी। ये सुनते ही इन्हों यूजिन के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर छानबीन करने लगा। जहां उसने टीवी चलाकर देखा तो उसे पता चलता है कि उसी छत में एक कैमरा लगा है, जिसका मतलब था कि प्रिंसिपल अपनी हैवानियत को कैमरे में रिकॉर्ड करता था। इन्हों तुरंत उन वीडियोस को अपने वकील के पास लेकर गया क्योंकि वो एक ऐसा सबूत था जिसे कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून सच मानने से मना नहीं कर सकता। वकील बताता है कि ये एक बहुत ठोस सबूत है जिससे सेटलमेंट होने के बाद भी हम उन हैवानों को सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोर्ट के फैसले का दिन आने वाला था, इसीलिए अब वो ओपन कोर्ट में सबूत को पेश नहीं कर सकता। लेकिन वकील कहता है कि मैं खुद जाकर जज को ये वीडियो दिखाऊंगा। अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। जज ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद प्रिंसिपल और उसके साथियों को आरोपी माना, लेकिन उनके अच्छे कामों और बच्चों के पेरेंट्स की सेटलमेंट का हवाला देते हुए जज ने जो फैसला सुनाया उससे सभी लोग हैरान हो गए। टीचर पार्क को 8 महीने की जेल और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, प्रिंसिपल और चीफ को 6 महीने की जेल और 1 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। ये फैसला सुनते ही इन्हों का कोर्ट और कानून से भरोसा उठ गया। वो तुरंत ही समझ गया कि उसके वकील ने भी प्रिंसिपल से पैसे खा लिए, इसीलिए उसने उन सबूतों को जज को नहीं दिखाया। इन्हों ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आज पैसे और पावर ने कानून और न्याय को खरीदकर सच्चाई का गला घोट दिया। प्रिंसिपल और उसके साथी अपनी दिखावटी हार का जश्न मनाते हैं। वांग बताता है कि मैंने उनके वकील को ऑफर दिया कि केस खत्म होने के बाद मैं अपनी लॉ फर्म में तुम्हें काम दे दूंगा और तुम्हें कभी जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इन्हों को कानून का रास्ता ही सबसे अच्छा लगा था, लेकिन उसके भी बिक जाने के बाद इन्हों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए वो अपने परिवार के पास सियोल लौट जाने का फैसला करता है। इधर यूजिन को पता चला कि मिंसू पार्क को मारने के लिए गुस्से में घर से निकल गया है। उसने तुरंत इन्हों को फोन करके इसके बारे में जानकारी दी। इधर मिंसू पार्क के सामने आकर उसे गुस्से से घूरने लगा। इस बार उसकी आंखों से डर गायब हो चुका था। उसने पार्क के पास आते ही उसके शरीर में चाकू घुसा दिया। वो दोनों उसके घर के सामने ट्रेन की पटरियों पर खड़े थे और ट्रेन के आने का भी समय हो चुका था। ये बात मिंसू को भी पता थी, इसीलिए उसे अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसने पार्क को कसकर पकड़ लिया और पटरियों पर लेट गया। इन्हों जब तक वहां पर पहुंचा तब तक ट्रेन उन दोनों के ऊपर से गुजर चुकी थी। ये देखते ही इन्हों एक गहरे सदमे में चला गया। इसीलिए वो अन्याय के खिलाफ एक बार फिर लड़ने का फैसला करता है और कोर्ट के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लगा। पुलिस ने अनाउंस किया कि अगर वो लोग कुछ देर में यहाँ से नहीं हटे तो उन लोगों को मार मार कर वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसी बीच जज की कार वहाँ से गुजरती है। सभी लोग गुस्से में आकर उस पर अंडे फेंक कर मारने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस वालों ने उन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहाँ से हटाने लगे। इसी बीच इन्हों मिंसू की फोटो लेकर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। वो चीख चीख कर वहाँ बता रहा था कि बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है, लेकिन वो लोग लगातार उस पर पानी फेंक रहे थे। युंदू और यूरी अपने टीचर की ऐसी हालत देखकर रोने लगी। इसके बाद हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां इन्हों अब अपने परिवार के साथ सियोल में रहने लगा है और यूजिन ने उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। वहां कई सारे लोग उन बच्चों की मदद के लिए आगे भी आए थे। यूजिन इन्हों को मेल करके बताती है कि एक दिन उसने उन बच्चों से पूछ लिया कि उनकी पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या फ़र्क है। तब बच्चों ने बताया कि अब उन्हें महसूस होता है
कि वो भी बाकियों की तरह अनमोल हैं। आखिर में हमें बताया जाता है कि उस स्कूल में अब ऐसे लोगों को रख लिया गया है जो सच को बाहर आने से रोकते हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने भी इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ।